जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वायुमंडलीय दाब और पवनें। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं वायुमंडल क्या है और वायुमंडल के ऊपर पवनों का क्या दाब पड़ता है, दबाव क्या पड़ता है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने इससे पहले वाली 10 वीडियोस नहीं देखी हैं जियोग्राफी की, वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख लें। ठीक है, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी करवा दो, एग्जाम आ गए हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अकेले ही सारी चीज़ें अभी करनी पड़ती हैं, इस तो टाइम लग जाता है। ठीक है, बाकी कोशिश ये करूँगा पूरा सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करा दूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा इस चैप्टर के अंदर क्या है जिसका नाम है वायुमंडलीय दाब और पवनें, यानी चैप्टर 11 हो जाएगा। इसके बाद जल्दी जल्दी सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। 10 वीडियो आप लोग देख लें अच्छे तरीके। 10 चैप्टर की वीडियोस अपलोड हो रखी हैं जियोग्राफी की। ठीक है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पेंटिंग, सारे सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि नए क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, चैप्टर्स वही रहेंगे। तो आप लोग क्यों सोचते हैं कि वीडियो पुरानी हो गई तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ें उन्हीं को, क्योंकि क्वेश्चन मैंने छाट के हर चैप्टर से आप लोगों को करवाए हैं बढ़िया से बढ़िया। बस थोड़ा सा वो है कि वीडियोस लंबी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ें अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। देखिए आज का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है फेरल का नियम क्या है। फेरल का नियम हमें जानना है। देखिए ये इतने मतलब इजी है क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। आप लोग को जब करवाऊंगा ना तो मतलब लगेगा हाँ बहुत हार्ड है, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। आगे वैसे बहुत इजी है। ठीक है, आप लोग बस ध्यान सुनिएगा। ये तो सबको पता होगा कि हमारी पृथ्वी का जो है बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, जहाँ पे 0 डिग्री होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा गर्म भाग कौन सा होता है? विषुवत वृत्त जो है, यानी कि भूमध्य रेखा जो होती है वो सबसे गर्म होती है, क्योंकि हीट जब उधर से आती है, सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा इसमें पड़ती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये चीज़ हम लोग इसमें जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन देखिए। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है फेरल का नियम। फेरल क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और ईजी बहुत ज़्यादा है, ध्यान सुनिएगा। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अथवा, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था ये हमारी विषुवत रेखा होती है और ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऊपरी हिस्से की देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव और ये विषुवत रेखा है। तो यहाँ पे क्या चीज जाननी है? ध्यान सुनिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अथवा अन्य कोई गतिमान वस्तु अपने मार्ग से दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे ही फेरल का नियम कहते हैं। देखिए फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं? अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। दायां मतलब सीधा हाथ, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो वायु होती है वो हमेशा अपने गति से बाईं ओर मुड़ जाती है। अब कैसे? देखिए जरा, यहाँ कुछ ऐसे बना रखा है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा क्या होती है? दाईं ओर मुड़ती है। अब मान लीजिए ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, सुई दाईं ओर मुड़ गई इधर। अब देखिए, अब ये वाली रेखा देखिए, अब ये जा रही है इधर जाते जाते ऐसे दाईं ओर मुड़ेगी, ऐसे गिर जाएगी। आगे बात समझना, ये दाईं ओर हो गई। अब ये जो है मान लीजिए इधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, दाईं ओर कब मुड़ेगी? ऐसे मुड़ जाएगी। ये हो गया। अब नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर जैसे मैं गिर रहा हूँ नीचे, इधर की ओर गया ये दाईं ओर। तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? हवाएं जो हैं गति की ज्यादातर किस तरफ मुड़ती हैं? ज्यादातर क्या मुड़ती हैं? दाईं ओर। ठीक है, तो ये दाईं ओर विक्षेपित इस तरीके से दिखाएगा। तो हमेशा जो है उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती हैं वो अपनी दिशा के दाईं ओर चली जाती है, और उसमें दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा जो है बाईं दिशा की ओर मुड़ जाती है। मान लीजिए हवाएं इस तरफ चल रही हैं तो बायां हाथ ये होगा ना, उल्टा हाथ आपका, तो ये जो है ऐसे जाएगा। हवा इधर जा रही है तो बाईं ओर मुड़ गई, इधर जा रही है तो बाईं ओर ऐसे मुड़ गई। उसमें दाईं ओर मुड़ रही थी, इसमें बाईं ओर मुड़ेगी। ठीक है, और नीचे जा रही है, मान लीजिए नीचे जा रही है, नीचे जा रहे हैं ना, दिख रहा है ना? ठीक है, तो बाईं ओर दाएं ओर उसमें मुड़ता है, इसमें बाईं ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, दिख रहा है ना? नीचे जाते हुए इधर मुड़ रही है। अगर इधर जा रही है ऐसे जाएगी हवा तो बाईं ओर जूम ऐसे उड़ेगी, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। आगे बात। तो आपको फेरल का नियम इतना याद रखना, अभी एक और बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोरियोलिस का जो है के हिसाब से हम इसको जानेंगे। इसको कोरियोलिस का नियम भी कहा जाता है। तो फेरल का नियम समझ में आया? फेरल उत्तरी गोलार्ध में पवनें अथवा अन्य कोई गतिमान वस्तु अपने मार्ग से दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि दाईं ओर मुड़ रही है, नीचे आएगी तो दाईं ओर ऐसे हो जाएगी, दायां देखा जाएगा हमेशा। आप आकार ले लो, गिरो उसी हिसाब से नाच के। ठीक है, उसके बाद जो है दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा बाईं ओर हवाएं जो है मुड़ जाती हैं। तो ये हमें याद रख लेना, ये किसका नियम कहता है? फेरल का नियम कहता है। अगली बात समझ में? ठीक बात। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए अपने स्क्रीन देखिए। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु दाब से क्या तात्पर्य है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा वायु दाब किस यंत्र की मदद से मापा जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं इसको। तो वायु दाब से क्या तात्पर्य, वायु दाब क्या होता है कि देखिए ये क्या है, पृथ्वी पर पड़ने वाली जो सीधी स्तंभ गिरती है ना, हवा की ऊपर से नीचे गिरती है, जब वायु दाब होता है उच्च वायु दाब। जब निम्न वायु दाब होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी पड़ेगी, वहां की हवा बहुत ज्यादा हल्की हो जाएगी, गर्म हवा हल्की होती है, तो वो क्या होगा, अपनी क्षेत्र से ऊपर की ओर उठने लगेगी। जब ऊपर की ओर उठेगी तो वहां एरिया खाली हो जाएगा, एरिया जब खाली हो जाएगा तो वहां उच्च वायु दाब पड़ेगा, यानी कि ठंडी हवाएं बैठेंगी वहां पे जाके। तो अगर ये स्तंभ के रूप में गिरती है तो उसको बोला जाता है, देखिए तो बोला जा रहा है वायु दाब से क्या तात्पर्य है। तो इसमें बोला गया है वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना भार डालता है, एक स्तंभ जो ऊंचाई से नीचे गिरता है धड़ाम से, ऊपर से नीचे गिरता है धड़ाम से, ठीक है, अधिक ऊंचा वायु स्तंभ, ठीक है, ये हो गया, और ये कम ऊंचा वायु स्तंभ हो गया, इस तरीके से गिरेगा। जो ऊपर से नीचे गिरती है सीधी, उसे वायु दाब कहा जाता है। जो धरती पर क्या करती है, दबाव बनाती है। हमारे ऊपर कई बार दबाव, हवा देखा होगा ऊपर से पड़ती है बहुत प्रेशर के साथ, तो वो क्या होती है, वायु दाब कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, जैसे जैसे क्लियर होता जाए आप लोग बस नाचते रहना, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, वायु दाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर होता है। कौन सा मीटर होता है, बैरोमीटर इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें मिलीबार के हिसाब से मापा जाता है एयर की जो है स्पीड और ये सारी चीजें। देखिए वायु दाब क्या होता है, बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब। तो ये चीज हो गया। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे, ज्यादा इजी लगेगा। देखिए उसके बाद क्या है, निम्नलिखित क्या है, यानी मिलीबार क्या होता है। तो मिलीबार किसे कहते हैं, देखिए वायु दाब के मापने की इकाई को मिलीबार कहा जाता है। जैसे लीटर वगैरह होता है, एक इसमें मिलीबार होता है, तो मिलीबार के हिसाब से जो है इसको मापा जाता है। एक मार्क्स में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है समदाब रेखा किसे कहते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, समदाब रेखा आखिरकार होती क्या है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी क्या करती है, जैसे अलग अलग हिस्सों में जो हवाएं चल रही होंगी, तो आप जहां जहां जो रेखाएं होंगी, जो जहां पर समान वायु चल रही होगी, वहां वहां जाकर ये रेखा मिल जाएगी। आगे बात समझ, जहां जहां वायु सेम होगी वहां वहां तक ये जाकर मिलेगी। तो उसको क्या बोला जाता है, देखिए ऊंचाई बढ़ने, बोला जा रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु में, देखो वह रेखा जो सभी समान वायु दाब वाले स्थानों को एक साथ जोड़ती है समदाब रेखा कहलाती है। मान लीजिए इस हिस्से में जो है कुछ हवाएं समान चल रही हैं, इस हिस्से में समान है, इधर एक जैसी है, इधर एक जैसी, तो ये कैसे मिलेगी, इधर एक इस तरीके से जो है मिलती चली जाएगी, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग जो है रेखाओं के बारे में पढ़े थे पिछले चैप्टर में, इसमें समदाब रेखाओं के बारे में है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है कि ऊंचाई का वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में औसतन कमी होती रहती है। यानी जैसे जैसे हमारे यहाँ वायुमंडल होती है ना, अलग अलग परत है, क्षोभमंडल, ठीक है, समताप मंडल, ऐसे धीरे धीरे जो है उसमें गई है, उसमें हवाओं की जो वो होती है ना गति, धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये हमें थोड़ी सी बातें याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या आता है, जरा ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए वायुधारा और पवन किसे कहते हैं। वायुधारा और पवन में क्या अंतर होता है वो आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखिए वायुधारा, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायुधारा कहते हैं, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर गति, यानी कि जब हवा अपने क्षेत्र से ऊपर की ओर उठती है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर गति को वायुधारा जो है कहते हैं। यह विषुवतीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। याद रखिएगा पृथ्वी की विषुवत रेखा यानी बीचों बीच से होकर गुजर रही है, विषुवत रेखा होती है, ठीक है। यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी का देखिए सूरज सबसे ज्यादा प्रभाव इस हिस्से पे डालेगा, इस बीच के हिस्से पे डालेगा। पृथ्वी घूमती है ना, तो बीच के हिस्से पे विषुवत रेखा पर डालेगा, और विषुवत रेखा पर जब हवा हल्की हो जाएगी तो अपने क्षेत्र से क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी, यानी बाहर की तरफ ऊपर की ओर उठना। ये नहीं कि इसमें घिसक गई ऊपर, नहीं, यहाँ का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई, ठीक है। यह यहाँ पे जाकर चिपक जाएगी। आगे देखिए हवा जब हल्की होगी तो वहां पे भारी हवाएं आएंगी, उच्च वायुदाब बनेगा। फिर इधर देखिए फिर क्या होगा, देखिए फिर क्या बोलता है यहाँ पे कि वायु की क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। ये कहाँ पहुंच गए, हाँ, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायुधारा कहते हैं। यह विषुवतीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है, ये विषुवत रेखा के ऊपर गतिमान
रहती है, यानी कि वायुधारा क्या करती है, ये विषुवत रेखा के ऊपर हमेशा से बनी रहती है, क्योंकि यहाँ की हवा बिल्कुल ज़्यादा हल्की हो जाती है और जो अपने क्षेत्र से बाहर की तरफ उठने लग जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गई वायुधारा जो एक अपनी जगह से उठकर आगे की तरफ जा रही है वायुधारा, पर जो गतिमान है, जो चल रही है, उसको पवने कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पवन। ये तो बस अपने क्षेत्र से गर्म होकर उठ गई ना, लेकिन जो स्पीड पकड़ ली है उसको क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ठीक है, देखिए पवन किसे कहते हैं, वायु की क्षैतिज गति, यानी कि उसको चलना, तेजी से चलना, नीचे की तरफ जाए ऊपर की तरफ जाए, चल तो रही है ना, तो उसको पवन कहते हैं। ये वायुदाब के क्षैतिज वितरण में पाए जाने वाले अंतर के कारण पैदा होती है, वायुमंडल की विषमताओं को संतुलित करने की दिशा में चलती है, यानी कि जहां हल्की हवा हो जाएगी वहां फिर भारी हवा भागेगी, जो उच्च वायुदाब है वो उस तरफ कूच करेगी, तो इससे क्या होता है, खाली जगह भरने लग जाती है धीरे धीरे। इससे मौसम में भी कई बार चेंजेस देखे जाते हैं। तो ये हो जाएगा वायुधारा। ठीक है, जो गर्म हवा थी वो अपने क्षेत्र से विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जब पवनों की बात करें तो वही जब धाराएं पकड़ती है, मतलब स्पीड पकड़ती हैं, बहती हैं हवाएं तेज से, उसको बोला जाता है पवन है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखते हैं, उसमें क्या आ रहा है, भूमंडलीय पवने किसे कहते हैं, भूमंडलीय पवने, ध्यान सुनिएगा, एवं आवर्ती पवने किसे कहते हैं। तो पहले भूमंडलीय पवन देखते हैं हम क्या है इसमें। भूमंडलीय पवने, देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। देखिए भूमंडलीय पवने क्या है, भूमंडलीय पवने सदैव एक ही दिशा से वर्ष भर उच्च वायुदाब पेटियों, ये अलग अलग पेटियां होती हैं। ठीक है, 7 पेटियां होती हैं टोटल, ये चीज आप लोग को याद रखनी है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, आएगा क्वेश्चन। देखो भूमंडलीय पवने सदैव एक ही दिशा से वर्ष भर उच्च वायुदाब पेटियों से निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलती रहती हैं। उच्च वायुदाब पेटियों से निम्न वायुदाब, जहां जहां निम्न वायुदाब रहेगा उस जगह को भरने के लिए कौन आएगा, उच्च वायुदाब, यानी ठंडी हवाएं, जहां गर्म हवा होगी मान लो, वो अपनी ओर से उठने लगेगी, खाली हो जाएगी जगह, वहां पे कौन सी हवाएं जाएंगी, तब ठंडी हवाएं जाने की कोशिश करेंगी। आगे बात समझ में, तो वही बोला जा रहा है, भूमंडलीय पवने सदैव एक ही दिशा से वर्ष भर उच्च वायुदाब पेटियों से निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलती रहती है। ये पेटियां होती हैं, सब अलग अलग पेटियां हैं। ठीक है, जैसे निम्न वायुदाब की, ये उच्च वायुदाब की, फिर निम्न वायुदाब की, फिर उच्च वायुदाब की पेटी होती है, वैसे नीचे भी होती है। तो ये जैसे मैंने बताया, ये निम्न वायुदाब हमेशा ये जो 0 डिग्री पे होता है विषुवत रेखा, या निम्न वायुदाब होता है, क्योंकि गर्म हवा होती है उपर की ओर उठ जाती है, खाली होती है। और उसके बाद क्या होती है, फिर एक आ जाती है आपकी निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब, फिर निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब। यहाँ पर बिल्कुल उच्च वायुदाब होती है, क्योंकि बर्फ जमी होती है, बहुत ठंडी हवाएं चलती है, और नाच नाच के बिल्कुल लोग उड़ते हैं। ठीक है चलिए देखिए, तो इसी में बोला जा रहा है, ये पवनें महाद्वीपों और महासागरों के बहुत बड़े भागों में चलती रहती हैं। तो ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं हमेशा भागती हैं। ठीक है, उनकी जगह को भरने के लिए। उसके बाद है आवर्ती पवने, क्या कहते हैं, इन पवनों की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती है, इसे मॉनसून पवने भी कहते हैं। देखिए मॉनसून पवने क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, मॉनसून पवने किसे कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन पवनों की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। मॉनसून पवने बहुत ही महत्वपूर्ण आवर्ती पवने हैं, यानी कि मॉनसून पवने क्या होती हैं, जब मान लीजिए शीत मानसून होगा तो पहाड़ी इलाकों से समुद्र की तरफ भागेगा, और जो ग्रीष्म वो होगा तो यहाँ समुद्री इलाकों से, यानी कि हमारे हिंद महासागर है उससे, हिंद महासागर, और उधर से आपका जो है क्या नाम है, इधर से उच्च वायुदाब जो है यहाँ पे पड़ेगा, यानी कि समुद्री इलाकों से होते हुए वो ऊपरी इलाकों में जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है। तो ये हो गया मौसम के हिसाब से, इसे मानसून पवने कहा जाता है, आवर्ती पवने जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद है फोहन। फोहन क्या होता है, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखिए फोहन किसे कहते हैं, फोहन का मतलब हो गया कि आल्पस पर्वतमाला, अगर हम बात करें आल्पस पर्वतमाला की, तो देखिए क्या है इसमें, ध्यान सुनिएगा। देखिए आल्पस पर्वतमाला, ये क्या है आपका, आल्पस पर्वतमाला की श्रेणियां हैं पूरी। इसमें क्या होता है, देखिए आल्पस पर्वतमाला के पवनाभिमुख उत्तरी ढालों पर, लाइनें सुनिएगा। फोहन किसे कहते हैं वो बताने जा रहा हूं। फोहन आखिर प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया होती है, क्या होता है, देखिए आल्पस पर्वतमाला के पवनाभिमुख उत्तरी ढालों पर नीचे की ओर उतरने वाली तीव्र, इन ढालों से मान लीजिए कि नीचे की ओर उतरने वाली, अरे बस ध्यान सुनिएगा, नीचे की ओर उतरने वाली तीव्र झरोखेदार शुष्क
और गर्म जो है सूखी और गर्म जो है स्थानीय पवनों को फोहन कहा जाता है। जो ऊपर से नीचे की तरफ भागती हैं, ढालों की तरफ भागती हैं, उसको क्या होता है, फोहन कहा जाता है। जो शुष्क और जो है गर्म हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, नीचे की तरफ भागती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, फोहन कहा जाता है। उसके बाद क्या देखिए जरा, स्थानीय वायुदाब प्रवणता, प्रवणता मतलब कोण बनाता है ये, तो स्थानीय वायुदाब प्रवणता के कारण वायु आल्पस, देखिए क्या बोला जा रहा है, स्थानीय वायुदाब प्रवणता के कारण वायु आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढालों पर चढ़ती है। जब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए ऊपरी हिस्सा गर्म है, ठीक है, गर्म होगा। अब यहाँ पे गर्म, जब नीचे का हिस्सा ठंडा होगा, ऊपर का हिस्सा गर्म हो जाएगा, तो ऊपर की हवा हल्की हो जाएगी, तो नीचे का क्या करेगा, उसको भरने की कोशिश करेगा। तो जब ये भरने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे ठंडा होगा फिर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये रात को होता है, क्योंकि दिन में क्या होता है, ये हिस्सा गर्म हो जाता है, ठीक है, और ये हिस्सा ठंडा हो जाता है दिन में, और रात होती है तो ये हिस्सा फिर गर्म होने, फिर ये क्या होती है, ऊपर की तरफ इसको ठंडा करने के लिए भागती है। देखिए तो बोला जा रहा है कि फोहन किसे कहते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली वायु को, जो शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं, उसको पवनें होती हैं, उसको फोहन कहा जाता है। स्थानीय वायुदाब प्रवणता के कारण वायु आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढालों पर चढ़ती है, और यानी कि ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चढ़ते समय इन ढालों पर कुछ वर्षा भी करती है। मान लीजिए कि यहाँ से ये चढ़ेगी, नीचे से ऊपर चढ़ेगी, तो ये क्या करेगी, बादलों से टकराएगी और वहां से क्या करेगी, बारिश भी होना शुरू कर देगी। लेकिन जब ये ऊपर से फिर नीचे की तरफ आएगी तो धीरे धीरे गर्म हवा होती चली जाएगी। आगे बात समझ, थोड़ा मेन चीज समझिएगा इसमें। चढ़ते समय पहले हमने देखा था ऊपर से नीचे आ रही थी, अब नीचे से ऊपर जा रही है, तो ऊपर चढ़ते समय क्या होगा, चढ़ते समय इन ढालों पर कुछ वर्षा भी करती है, परंतु पर्वतमाला को पार करने के बाद, पर्वतमाला को पार करने के बाद, यानी कि यहाँ से जब नीचे उतरेगी तो पार करने के बाद क्या होगा, देखिए पार करने के बाद पवनें उत्तरी ढालों पर गर्म पवन के रूप में नीचे उतरती हैं। यहाँ से वो क्या करेंगी, गर्म पवन के नीचे गर्म हो जाएंगी सारी, है क्योंकि बारिश वारिश करके सब खत्म, फिर यहाँ गर्म हो जाएंगी, गर्म होते हुए नीचे गिरेंगी, और यहाँ पर जो बर्फ जमी होगी ना उसको पिघलाती हुई जाएंगी वो, देखिएगा। तो पवनें उत्तरी ढालों पर गर्म पवन के रूप में नीचे उतरती हैं। इनका तापमान 15 से 20 डिग्री तक होता है। ये पर्वतों पर पड़ी हिम को पिघला देती हैं, यानी इन पर जो बर्फ जमी रहेगी उसको धीरे धीरे पिघलाते हुए उतरेगी। तो जो है ऊपर से नीचे की ओर आना क्या कहला जाएगा, इसको प्रक्रिया फोहन कहा जाएगा। फिर वही प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, फिर जो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रही है वो क्या करेगी, मान लीजिए एक तरफ से ये नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ी, बारिश वारिश करवा दिया यहाँ पे, फिर ऊपर चढ़ गई, वहां पे उसको जो है तापमान गर्म मिला, फिर यहाँ से गर्म होते हुए जब नीचे उतरेगी तो यहाँ बर्फ जो जमी रहेगी उसका सारा ही नीचे बहाते हुए लेकर आएगी। उस पूरी प्रक्रिया क्या कहा जाता है, फोहन कहा जाता है। जो कितनी डिग्री सेल्सियस लेकर आती है गर्मी हवाएं, वो 15 से 20 डिग्री की गर्मी लेकर आती है अपने साथ। चलिए उसके बाद आता है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल किसे कहते हैं, मिस्ट्रल पवने किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इधर से हमारा जो है फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारा इस एरिया में जो है हमारा कौन सा पर्वत फैला है, आल्पस, ALPS, आल्पस पर्वत जो है, यहाँ ऑस्ट्रिया वगैरह मिलेगा आपको, ये जो है, ठीक है, ये चीज इटली इधर है। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मिस्ट्रल पवनें क्या होती है, आल्पस पर्वत पर उत्पन्न होती हैं। ये क्या होती है, आल्पस पर्वत पर, ये देखिए जितने भी यहाँ पे पर्वत दिखेंगे आपको, इन पर्वतों पर क्या होती हैं, ये उत्पन्न होती है। कौन सी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल पवनें आल्पस पर्वत पर उत्पन्न होती हैं। ये फ्रांस से रोन नदी की घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती हैं, यानी कि ऊपर से ये हवाएं नीचे की ओर आती है। मिस्ट्रल बहुत ठंडी, शुष्क और तेज गति वाली जो है पवनें होती हैं, यानी कि ये क्या ये क्या करती हैं, चट्टानों पर्वतों से उतरती हुई आती है, बहुत ठंडी हवाएं होती हैं। ये क्या करते हैं, पूरे हिस्से को, जो क्षेत्र है उसको ठंडा कर देती है। मिस्ट्रल जो होती है बहुत ठंडी जो है, शुष्क एवं तेज गति वाली स्थानीय पवनें होती है, जो अपने प्रभाव क्षेत्र का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिरा देती है, यानी बर्फ से भी नीचे, ठीक है। जो बर्फ होता है वो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी हवाएं जो हैं इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं कि वहाँ पे बर्फ वगैरह जमाना शुरू कर देती हैं। आगे बस बहुत ठंडी हवाएं, तो आल्पस पर्वत से नीचे गिरने वाली हवाएं जो होती हैं क्या होते हैं, मिस्ट्रल होती है। मिस्ट्रल पवनें जो पर्वतों पर इकट्ठा होती हैं, फिर वहाँ से वो क्या करती हैं, नीचे की तरफ बहती हैं, उसको मिस्ट्रल
पवने कहा जाता है, जो अल्पस पर्वत पर उत्पन्न होती हैं वो हवाएं, ठीक है। वहीं ठंडी बर्फ जमी रहती है, वहाँ से बर्फीली हवा नीचे की तरफ आती है। आगे बात समझ में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, अलग अलग मौसमों के हिसाब से ऐसा देखा जाता है। चलिए उसके बाद आता है एनाबैटिक पवने, और एनाबैटिक पवने और क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जरा, ध्यान सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। देखिए तो एनाबैटिक पवने और कैटाबैटिक पवने क्या होती है, थोड़ा नाम सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन है बहुत ज़्यादा इजी, ध्यान सुनिएगा आप लोग, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए तो एनाबैटिक पवने, इन पवनों को घाटी पवने भी कहते हैं, इन पवनों को घाटी पवने, देखिए इन पवनों को क्या कहा जाता है, घाटी पवने भी कहा जाता है। और दिन के समय पर्वतीय ढाल घाटी की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। देखिए पर्वतीय ढाल दिन में क्या होता है, दिन में क्या होता है, ये जो पर्वतीय ढाल जो होती है बहुत गर्म होती हैं, तो गर्म होंगी तो सिंपल सी बात, मैंने आपको पहले बोला था जहाँ गर्म होंगी वहाँ हवाएं खाली हो जाएंगी, जगह खाली हो जाएगी, तो जहाँ ठंडा होगा वहाँ से वो हवाएं उसको भरने की कोशिश करती हैं। आगे बात सुनो, देखिए तो एनाबैटिक में क्या होता है, इन पवनों को घाटी पवने भी कहते हैं। दिन के समय पर्वतीय ढाल, दिन के समय सूरज है ना और यहाँ चांद है, ये दिन है ये रात है, दिन के समय क्या होता है कि दिन के समय पर्वतीय ढाल घाटी की अपेक्षा, पर्वतीय ढाल घाटी, ये घाटी होती है नीचे वाली, घाटी की अपेक्षा जो है अधिक गर्म होती है, वो गर्म ये ठंडा। क्लियर हो गया, आगे देखते जाओ, इससे इधर देखना सब लोग, इससे ढालों पर वायु दाब कम, इससे ढालों पर क्या होता है, वायु दाब कम हो जाएगा, यानी निम्न हो जाएगा, वहां पे गर्म हो जाएगा क्योंकि, और घाटी तल वायु दाब अधिक होता है, यहाँ पे ठंडा होता है काफी ज्यादा दिन के समय, क्योंकि धूप वहीं पड़ रही है ना, ये चीज। अतः दिन के समय घाटी तल से वायु मंद गति से पर्वतीय ढालों की ओर चला करती हैं। तो जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी, मैंने पहले बता दी यहाँ गर्म था इसलिए नीचे ठंडा था, उसकी हवा को पूरा करने के लिए, ठंडा करने के लिए ये नीचे से ऊपर गई, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एनाबैटिक पवने। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ये क्या है, कैटाबैटिक पवने क्या होते हैं। कैटाबैटिक पवने इसे क्या कहते हैं, देखिए ये क्या होता है, पर्वतीय समीर से चलती है, यानी इन पवनों को पर्वतीय समीर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पर्वतीय समीर कहते हैं। वो क्या, घाटी समीर जो घाटी से चलती है, पर्वतीय समीर जो पर्वत से चलती है। क्लियर हो गई। देखिए उसके बाद क्या है, इन पवनों को पर्वतीय समीर भी कहते हैं। सूर्यास्त के बाद पर्वतीय ढालों पर तेजी से ताप का विकिरण होता है। देखिए सूर्यास्त के बाद, यानी जब सूरज चला जाता है तो चांद आता है, तो नीचे का हिस्सा क्या होता है, यानी ऊपर का हिस्सा जो जितनी जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा होगा, तो ये ठंडा हो जाएगा, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या करता है, गर्म हो जाता है रात के टाइम पे, क्योंकि ये दिन के टाइम ठंडा होता है। तो ये रात के टाइम जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ का जो है वायुदाब, निम्न वायुदाब हो जाएगा, फिर उच्च वायुदाब क्या करेगा, इसकी तरफ प्रहार फेंकेगा, तो विकिरण द्वारा ढालों का ठंडा होना, इससे ढाल ठंडे होते हैं, ऊपर वो ठंडा होता है दिन में। तो बोला है पर्वतीय ढालों पर घाटी तल की अपेक्षा शीघ्र से उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, और यहाँ उच्च वायुदाब बनता है, नीचे आता है वो, जिससे जो है पर्वतीय ढालों की ठंडी और भारी वजनदार वायु गिरती है नीचे, फिर तल की ओर बहने लगती है, और इसे कैटाबैटिक पवने कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला समझ में आ गया था, ठीक है। एनाबैटिक पवने क्या होती हैं कि इसमें घाटी समीर जो घाटी से ऊपर की ओर उठेगी, और जो है उसके बाद आ जाएगा कैटाबैटिक पवने, ये पर्वतीय समीर होता है जो पर्वत से नीचे की तरफ, यहाँ ठंडी, यहाँ गर्म हो जाएगा रात को, यहाँ दिन में ठंडा था, ये चीज हमें याद रखना, ठीक है। तो जितना समझाया उतना समझ के आप इसको बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वो होता है कि उद्धोध्रुवीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। उद्धोध्रुवीय क्षेत्र में, देखिए ये मैंने बताया था आपको, हमारी कुछ जो होती हैं 7 पेटियां होती हैं। 7 पेटियां कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ये क्या होती हैं, उच्च वायुदाब होती हैं, ठीक है। आप एक मान लो इधर, 3 इधर, 3 इधर, 1 2 3, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होगी, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो मैंने बताया था जहां बहुत ज्यादा ठंडी होती है वो उच्च वायुदाब होती है, सिंपल सी बात है। देखिए निम्न वायुदाब विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है, यहीं पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, बहुत ज्यादा सूरज की किरणें पड़ेंगी, सबसे ज्यादा गर्म भाग होगा, जहां गर्म भाग होगा वहां की हवा बहुत ज्यादा हल्की हो जाएगी, फरफरा के ऊपर की तरफ उठ जाएगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ये वाली वायुदाब इसमें बसने की कोशिश करेगी, यानी कि यहाँ क्या होगा, बहुत ज्यादा हवा हल्की हो जाएगी। फिर इस हिस्से में जो होता है 23.5 जो है डिग्री पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कौन सी होती है, उच्च वायुदाब होती है। मैं अभी आप लोग को इसको बताऊंगा कि 35 डिग्री पे उच्च वायुदाब बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज हमें अभी पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, हीरोइन बन जाओगे सब लोग। देखिए तो बोला जा रहा है उद्धोध्रुवीय
उदोध्रुवीय, देखिए ये रहा ना उदोध्रुवीय निम्न वायुदाब पाया, उप उदोध्रुवीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसका कारण क्या है? उदोध्रुवीय निम्न वायुदाब, देखिए ये उच्च वायुदाब की लाइनें हैं, ये निम्न वायुदाब की, यहाँ से याद रखना है। तो इस वाले में निम्न वायुदाब पाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, तो इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में ध्रुवों ये भी तो पेटी है ना, यहाँ बहुत ठंड होती है, और ये भी बहुत ठंडी इलाके हैं। तो ये क्या है, क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्रुवों और उपोष्ण, ध्रुवों और उपोष्ण के बीच के हिस्से को अधोध्रुवीय बोला जाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में, उच्च दाब, यहां आप लोग ध्यान सुनिएगा क्या मैं बोला जा रहा हूं, उच्च दाब क्षेत्रों में जो है पवनें आकर मिलती हैं, इन जगहों पे पवनें आकर मिलती हैं, उच्च क्षेत्रों में पवनें आकर मिलती हैं और ऊपर उठती हैं। इन आने वाली पवनों के तापमान और आर्द्रता में अंतर होता है, इस कारण जो है यहाँ निम्न वायुदाब की दशाएं बन जाती हैं। यानी कि देखिए यहाँ की जो वायु है वो ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ की जो वायु है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, तो ये खाली स्थान होगा ना, तो इधर वाला फिर जाने की कोशिश करेगा, उधर का इधर आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ जो है निम्न वायुदाब था, इसको भरने की कोशिश ये लोग करते रहेंगे। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना। देखिए तो आपको ये पूरा ऐसे याद रखना है, उधर ध्रुवीय निम्न दाब, उधर है ध्रुवीय उच्च दाब। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ गर्म हवाएं रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ निम्न वायुदाब हो जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा हिस्सा, और इस वाले जो है इसको 23.5 से 35 डिग्री का जो पूरा हिस्सा होगा। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 1 डिग्री में लगभग 111 किलोमीटर होता है। सोच लीजिए 1 डिग्री में कितना किलोमीटर होता है? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री में बराबर कितना? 111 किलोमीटर होता है। तो यहाँ तो सिर्फ 1 डिग्री, यहाँ तो 10-10 डिग्री, बहुत ज़्यादा, ये समझ लिए कई हजार किलोमीटर का फासला हो जाएगा। फैसला देखिए, फैसला तो ठीक है, 1 डिग्री में कुल कितना किलोमीटर होता है? 111 किलोमीटर। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। देखिए उसके बाद आ रहा है समुद्र समीर, जैसे अभी हमने वो जाना था। ये 7 पेटियाँ आप लोग को याद रखनी है, थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये विषुवत रेखा वाला है, विषुवती निम्न दाब, ये निम्न दाब मतलब गर्म हवाएं चलेंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्की हवाएं हो जाएंगी, ठीक है। एक होती है उषोण उच्च दाब, ठीक है, वही है उषोण उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब, ठीक है। और ये होगा अधो ध्रुवीय निम्न दाब, अधो ध्रुवीय निम्न दाब, फिर आती है आपकी ध्रुवीय उच्च दाब, फिर ये ध्रुव होते हैं ना दोनों, बिल्कुल 0 डिग्री पे। देखिए उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या है, समुद्र समीर। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है कि समुद्र समीर दिन के समय चलती है। समुद्र समीर देखिए ये बोल रखा है यहाँ पे, दिन के समय रात के समय क्या क्या जो है अंतर देखने को मिलता है, वो आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखिए इसका कारण यह है कि स्थल भाग और जल भाग में अलग अलग ठंडा और गर्म होने के कारण उच्च और निम्न वायु दाब बदलने के दैनिक क्रम हैं। याद रखिएगा, दिन के समय क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये हिस्सा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये ऐसे हवाएं चलेंगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी। इसमें क्या होता है कि सिंपल देखो, बहुत ईजी है, क्लियर हो जाएगा। दिन के समय क्या होता है, सूरज है, दिन के समय ये हिस्सा बहुत गर्म रहता है, तो ये हवा को पूरे करने के लिए हवा का वो हो जाएंगे ना, हल्के हो जाते हैं, तो नीचे से ठंडा, यहाँ ठंडा रहेगा पानी में, तो यहाँ उच्च दाब है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ कूच करती हैं हवाएं। और वैसे इसमें क्या होगा, दिन के रात हो गई, देखिए चंदा मामा आ गए ना, तो रात हो जाती है, तो ये हिस्सा ठंडा हो जाएगा, ये हिस्सा गर्म होगा, तो ये नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है। उच्च वायुदाब इधर बन जाएगा, निम्न वायुदाब इधर बन जाएगा। यहाँ देखिए उच्च दाब नीचे ठीक है, देखिए तो उच्च वायुदाब नीचे की तरफ बनेगा, हवाएं ऐसे चलना करती है। जल की उष्ण वायु ऊपर की तरफ उठती है, यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठेगी, तो यहाँ ठंडा हवा इधर भरने की कोशिश करेगी, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आप लोग को बढ़िया तरीके से जो है ना याद रखना, तभी तो जिंदगी में मजा आएगा। क्यों? तो ये चीज़ हमें याद रखना, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्लियर हो गया होगा आपको लोग। तो दिन के समय स्थल भाग समुद्र या झील की अपेक्षा शीघ्र ही अधिक गर्म होता है। स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा वो गर्म है। अब आगे देखिए, उसी में देखिए अभी तो गर्म बताता है। स्थल भाग के ऊपर वायु फैलकर ऊपर की ओर उठती है और इस कारण स्थल भाग, ये होता है स्थल भाग और ये जल भाग है। तो आप लोग देखिएगा,
तो इसमें क्या होता है, इस कारण स्थल भाग पर स्थानीय निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है और इसके विपरीत समुद्र या झील की सतह पर उच्च वायुदाब होता है। वायुदाबों के अंतर होने के कारण समुद्र की स्थल की ओर वायु चलती है। देखिए मैंने क्या बोला कि दिन के समय क्या होता है कि देखिए दिन के समय क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये गर्म हो जाएगा, जो स्थल भाग है वो गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने की वजह से क्या होता है इसमें कि जो उच्च वायुदाब वाली जो हवाएं हैं वहां से ये हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, फिर ये जो है ऊपर की तरफ बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या था, ये निम्न वायुदाब था, इधर उच्च वायुदाब। तो दिन के समय ऊपर गर्म होता है, नीचे ठंडा होता है पानी में, तो यहाँ से ठंडी हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी उसको ठंडा करने के लिए। पर रात में क्या होता है, ये हिस्सा गर्म होना लग जाएगा तो यहाँ की हवा फिर ऊपर उठेगी, फिर ये ठंडा हो जाएगा रात के समय में। तो ये क्या करेगा, इस हिस्से को ठंडा करने के लिए नीचे की तरफ हवाएं बढ़ेंगी। इसमें देखिए, इसमें पानी से ऊपर की ओर जा रही थी, इसमें ऊपर से नीचे की ओर उठ रही हैं, ये नीचे जाके फिर ऊपर जाएंगे। ऐसा क्लियर करना है आपको। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी कहते हैं समुद्र समीर और स्थल समीर। ठीक है, समुद्र समीर और स्थल समीर। क्लियर है इतना? ठीक है। उसके बाद आता है इसमें दोनों गोलार्धों में, ध्यान सुनिएगा, बोला जा रहा है दोनों गोलार्धों में, हाँ देखिए क्या चीज दे रखी है इसमें कि दोनों गोलार्ध कौन से, सिंपल सी बात है भाई, ये विषुवत रेखा है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। इसमें मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आप लोगों को। देखिए दोनों गोलार्ध में पवनें अपनी दिशा बदलती है, दोनों गोलार्ध में पवनें अपनी दिशा बदलती हैं। जैसे ये कोरियोलिस की वजह से होता है। देखिए इसका कारण यह है कि पवनें प्राय अधिक वायुदाब के क्षेत्र से कम वायुदाब के क्षेत्र में बहती हैं। जहां जहां उच्च वायुदाब होगा वहां से ये क्या होगा, निम्न वायुदाब की तरफ भागेंगी हवाएं। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। ये जो हवाएं ऐसे उठ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घसीट कैसे जा रही हैं, ये ऊपर उठ रही हैं। क्या हो रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, यहां से ऊपर की तरफ जा रही हैं, पृथ्वी से, धरती से ऊपर उठेंगी, ना कि उधर भागेंगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अंतर समझना। तो बोला जा रहा है कि सीधी चलनी चाहिए, बोला जा रहा है कि कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर सीधी चलनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। ये क्या करता, वायुमंडल की प्रवणता यानी कोण से पवनें समदाब रेखाओं को समकोण पर नहीं काटती, वरन वे अपने मूल पथ से हट कर चलती हैं। इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। अब जरा ध्यान सुनिएगा, हवा मान लीजिए जमीन से उठी, अब जमीन से जब हवा उठ गई तो पृथ्वी तो है ना रुकी हुई है, वो तो हमेशा हर पल घूमती रहती है। तो पृथ्वी जब उठी, पृथ्वी उठी बोल रहा हूँ, हवा जब उस जमीन से उठ गई तो वहां पर वो वो जगह खाली हो गई, वो ये पूरा वायुमंडल खाली होगा उस एरिया का। अब क्या होगा, वहां ठंडी हवा पड़ेगी, तो ठंडी हवा पड़ेगी तो जब तक वो आएगी तब तक तो पृथ्वी घूम चुकी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी। तो जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या होता है उसी जगह जहाँ खाली हुई तो वहीं पड़ रही हो। ठीक है, तो हवाओं की दिशाएं भी चेंज हो जाती है कई बार। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें मैंने बताया था आप लोग को, इसका कारण पृथ्वी का घूर्णन है। घूर्णन मतलब पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न हुआ बल कोरियोलिस बल कहलाता है। ये पृथ्वी के घूमने की वजह से कोरियोलिस का नियम बनता है। जैसे मैंने बताया था, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपने दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं। हवाएं उठी हैं, ऊपर जा रही है, मान लीजिए ऐसे, ये वाला देखिए पहले, है ना, इधर वाले ये ऐसे जा रही है, दाईं ओर मुड़ गई ढिड़िंग, फिर इधर जा रही है तो ये इधर मुड़ेंगे ढिड़िंग, फिर ये हवाएं ऐसे जा रही, मान लीजिए उधर जानी है, ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ जाएंगी दाईं ओर, इसमें दाईं ओर। वैसे मैंने पूरा बता दिया था आप लोग को कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपनी दिशा से बाईं ओर की तरफ मुड़ जाती हैं। इसे कोरियोलिस का नियम या फेरल का नियम भी कह सकते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज याद है, कोरियोलिस बल कहलाता है। ये बल होता है कोरियोलिस। और देखो कोरियोलिस बल है के कारण पवनों का अपने मूल पथ से हटना क्या है, मैंने बता दिया आप लोग को। ठीक है, क्योंकि ये किसकी वजह से, कोरियोलिस बल किसकी वजह से लगता है, घूर्णन की वजह से। घूर्णन मतलब घूमर। ठीक है, आगे देखिए, अब आ जाएगा चक्रवात के बारे में पढ़ लेते हैं जरा सा थोड़ा। चक्रवात, भाई चक्रवात क्या होता है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये कटिबंधीय चक्रवातों से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एक आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आखिरकार ये होता क्या है, देखिए, तो उष्ण मतलब थोड़ा गर्म और ठंडा शीतोष्ण। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अंतर कैसे बता रखा है। अगर ये वाली लाइनें हुई बिना रुकावट वाली, बिना कटी वाली लाइनें हुई तो शीतोष्ण कटिबंधीय, वो जो है हवाएं चल रही हैं, चक्रवात बनेगा। और उष्ण कटिबंधीय में थोड़ा कटा सा रहेगा, जैसे इस तरीके से नहीं, कटे से हैं, और आपका इधर कटा सा दिख रहे हो। तो ये अंतर के लिए बताया जा रहा है। अब
जब आप यहाँ पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है। देखो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को निम्न वायुदाब के अवदाब भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के बीच या मध्य अक्षांशों की पछुआ जो है पवनों की पेटी में जो है वात्रांगों के साथ निर्मित होती है। याद रखिएगा इसमें क्या बोल रखा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ये क्या करती है, इसमें आपको देखा होगा शीत यानी कि उस दिशा से इधर की तरफ ये हवाएं मतलब ये जो है हवाएं चलेंगी, काफ़ी ज़्यादा गंभीर भयंकर हवाएं होती हैं ये, ठीक है। नीचे की तरफ मुड़ेंगी, आपको 60 डिग्री यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। 35 से लगभग 60 डिग्री इधर भी ऐसे ही ये जो है हवाएं चलेंगी, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें कि इसमें बोला जा रहा है ये पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलती हैं। देख लीजिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारा मैप ऐसे कहता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये किधर से चलती हैं, जो है आपका पूरब से जो है पश्चिम से पूरब की ओर ये हवाएं बढ़ती चली जाती हैं। ये देख रहे हैं ये वाली हवाएं, ये कौन सी हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय हैं ये, तो इधर से ये बहती हुई आएंगी, ठीक है। इधर से देखो ये वाली हवाएं जो है इस तरफ से बहती हुई आ रही है, चक्रवात बन सकता है ऐसे, तो बिना कटी-पटी लाइनें हैं तो इधर यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हुई चली जाएंगी। देखिए पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलती रहेंगी और शीत ऋतु में अधिक विकसित होती हैं, ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती हैं ये चक्रवात। इन चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र हैं अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये आपका अफ्रीका का हिस्सा पड़ेगा, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और इधर से आपका जो है अमेरिका है, नीचे का अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके बीच के हिस्से को जो है ये क्या बोला जाता है, अटलांटिक महासागर। यानी कि देखिए क्या होगा यहाँ पे अटलांटिक महासागर और जो है पश्चिम यूरोप, इस तरफ से मैंने क्या बोला था, इस तरफ से बहती हुई आती है ना ये चक्रवात, इस तरफ से हवाएं बहती हुई आती है, ठंडी हवाएं आती हैं काफ़ी, तो इसे बोला जाता है। देखिए अटलांटिक महासागर और उत्तर पश्चिम यूरोप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का विस्तार बहुत अधिक होता है। इसकी मोटाई 9 से 11 किलोमीटर की होती है, यानी इसकी मोटाई जो होती है 9 से 11 किलोमीटर के चक्रवात की होती है। और छोटे व्यास क्रमशः 1040 से 1920 किलोमीटर तक होते हैं। छोटे बड़े व्यास के मतलब जो है सोचिए इतने बड़े एरिया में फैले हुए चक्रवात आते हैं, बहुत बड़े बड़े चक्रवात होते हैं, इन महासागरों में आते हैं, ये गोल गोल घूमते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए उसके बाद बात करें, ऐसे प्रत्येक चक्रवात के पीछे उच्च वायुदाब का प्रति चक्रवात होता है, यानी कि उच्च वायुदाब यानी ठंडी हवाएं होती है ना, जब ये बहुत भारी होती है, ठंडी हवाएं भारी होती हैं, अपने साथ पानी को भी बहाती हैं बहुत तेजी से, हाँ उसके लहरों पर भी तो प्रभाव पड़ती है, हवाओं से ही तो ज़्यादातर क्या होती है लहरों में जो है खींचतान पैदा होती है। बोला जा रहा है चक्रवात में बादलों से घिरा आकाश और फुहार जैसी वर्षा की मौसम दशाएं कई दिनों तक रहती हैं, परंतु प्रति चक्रवात में मौसम शांत धूप वाला और शीतलहर से युक्त होता है। तो ये क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंडी शीतलहरी चलेगी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, समुद्रों में काफ़ी ज़्यादा, महासागरों में अटलांटिक महासागर में तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये शीतकटिबंधीय चक्रवात जो है काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आता है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या चीज़ें जानने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देखिए क्या बोलता है आपका, देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। देखिए देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ऐसे क्षेत्र में बनते हैं जहाँ उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व जो है सामग्री पवनें मिलती हैं, यानी उत्तर पूर्व और देखिए ये उष्ण कटिबंधीय है ना, कटी वाली हवाएं देखिए इस हिस्से में जो है बनेंगी इस तरीके से, और आपको जो है यहाँ देखने को मिलेंगी, यानी कि ये इस हिस्से में जो है जनवरी मार्च के महीने में बनेंगी, वो जून अक्टूबर के महीने में यहाँ ज़्यादातर चक्रवात बनते रहेंगे। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, इस हिस्से में बन जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है उसके निकट इस हिस्से में, ठीक है, महासागरों में बनते हैं चक्रवात। देखिए अभी बताने जा रहा हूँ आप लोग को, देखिएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि इन क्षेत्रों को अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र हैं मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ है आपका,
ये आपका याद रखिएगा, ये क्या है, मध्य अमेरिका है यानी सेंट्रल अमेरिका। इस हिस्से में जो है काफी ज्यादा जो है जून और अक्टूबर के महीने में क्या बनती है, क्या बनती है आपकी, ठीक है, ये मैक्सिको है। इस हिस्से में जो है काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, ये चीज हमें याद रखना। देखिए इन महासागरों में क्या बनता है, इन्हीं महासागरों में जो है आपका भयंकर से भयंकर चक्रवात बनते हैं। देखिए मैक्सिको, उत्तरी प्रशांत महासागर, हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, उत्तरी प्रशांत महासागर की इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपरी हिस्से में, यहाँ पे इस हिस्से में जो है काफी ज्यादा जो है चक्रवात देखने को मिलेंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में उत्तरी हिंद महासागर तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर इसके निचले हिस्से में, और आपका जो है हिंद महासागर, इसकी बात करें यहाँ पे अफ्रीका और भारत के इस हिस्से के इस यहाँ पे भी काफी ज्यादा चक्रवात जो है बनते हुए दिखेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या है इसमें, देखिए तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इस हिस्से में भी बताया था अभी, इसमें हिंद महासागर भारत है, इस साइड में हिंद महासागर, तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा ऐसे वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपको देखने को मिल जाएंगे, और इस हिस्से में भी चक्रवात देखने को मिलेंगे, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वो भी। तो इसमें बोला जा रहा है, इसमें क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कई बातों से भिन्न है। जैसे दोनों में क्या अंतर होता है, इस वाली में और इस वाली में जो है चक्रवातों में क्या अंतर होता है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। बोला जा रहा है कि सुस्पष्ट गर्म तथा इनमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के समान जो है सुस्पष्ट गर्म और ठंडे वातांग नहीं होते। इसमें गर्म और ठंडे वातांग नहीं होते क्योंकि आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तापमान सब जगह लगभग एक समान होते हैं, क्योंकि ये उष्ण होती हैं, सूखी हवाएं चलती हैं, थोड़ी सी गर्म होती हैं इसमें। और बोला जा रहा है कि इनमें कोई स्पष्ट पवन व्यवस्था नहीं होती है, ये सामान्यतः तथा उथले जो है अवदाब, और इनमें पवन की गति क्षीण यानी घटी हुई होती है, पवन काफ़ी जो है धीमा लगता है, तो सूखे होती है। इनमें सात या पीछे प्रति चक्रवात नहीं होते। बड़े वाले में, इसमें ठंडे वाले में छोटे छोटे चक्रवात और बनते रहेंगे, पर इसमें क्या होता है, ये अकेला रहता है, कोई ज़्यादा चक्रवात इसमें बनते नहीं है। इसमें 160 से 640 किलोमीटर तक इसका फैलाव होता है, व्यास काफ़ी दूर तक फैलता है ये भी, और जिसके अंदर आपका कुछ ऐसे चक्रवात देखने को मिलेंगे। कहाँ पे ये, तो ये मैंने बता दिया आप लोग को। इसमें बता रखा है हरिकेन, जो आपका कैरिबियन सागर में पड़ता है हरिकेन, और आपका चीन, जापान तथा फिलीपींस में जो है टाइफून। ये समुद्र महासागरों में आने वाले चक्रवात है, बड़े भयंकर चक्रवात होते हैं, कई किलोमीटर तक फैलते हैं चक्रवात, बहुत ही भयंकर होती हैं, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है, दो तरीके के चक्रवात हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्लियर है। अब मैं दो चीज़ आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए इसमें क्या है, क्या बोला है, मैं आपको घोड़ों का अक्षांश और डोलड्रम बताने वाला हूँ, बहुत इजी एग्जाम में पूछता है कई बार। देखिए तो घोड़ों का अक्षांश क्या होता है, पहले ये देखिएगा, ये आपकी विषुवत रेखा होती है, ये सबको ज्ञात है, सबको पता है, ठीक है। अब क्या होता है, विषुवत रेखा के पास देखिए घोड़ों का अक्षांश यानी घोड़े से रिलेटेड होगा, कैसे जरा कहानी सुनिए। कर्क और मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे क्या है, मकर रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा, जो भारत से होते हुए भी गुजरती है, और नीचे क्या है, मकर रेखा है। आगे बात समझ, देखिए नीचे क्या है उसके, मकर रेखा है। तो क्या बोला जाता है, देखिए इसमें क्या है, तो कर्क और मकर वृत्त के दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत एवं उच्च वायुदाब की पेटियों को घोड़े का अक्षांश कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 35 की, देखिए यहाँ 40 है और इधर 20 है, इनके बीच का ये 35 मान लीजिए। अगर यहाँ पे निम्न वायुदाब है तो यहाँ उच्च वायुदाब तो होगा ना, मैंने आपको पहले ही बताया था उच्च वायुदाब। देखिए तो अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी के इस हिस्से की बात करें बिल्कुल बीचों बीच की, तो ये क्या है, ये निम्न वायुदाब होता है। बाकी चलिए आप लोग इससे समझिए, अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कर्क रेखा के इस हिस्से की, तो यहाँ पे क्या है, ये 40 डिग्री है, तो यहाँ पे 35 डिग्री होगा। अब 35 डिग्री पे क्या होता है कि उच्च वायुदाब होती है, बहुत ज़्यादा उच्च वायुदाब, बड़ी भयंकर हवाएं चलती हैं यहाँ पे,
ठीक है, भारी हवा, बर्फीली हवा। देखिए कर्क और मकर वृत्त में दोनों गोलार्ध चाहे दक्षिणी नीचे की बात करें दक्षिणी गोलार्ध की चाहे उत्तरी गोलार्ध की, तो दोनों के 35 पर, इसके 35 पर यहाँ और इसके 35 पर यहाँ, तो दोनों में यहाँ पे भी उच्च वायुदाब, यहाँ पे भी उच्च वायुदाब, यहाँ 40 है ना तो यहाँ 35 होगा, समझिएगा आप लोग। देखिए तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर पवनें ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, यहाँ पे खड़ी स्तंभ बनाती है, ऊपर से गिरेंगे धपड़ 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 धपड़, उच्च वायुदाब है ना यहाँ पे। तो ये समुद्र में भी फिर तो बड़ी चहल पहल हो जाएगी। देखिए तो बोला वायुमंडल शांत रहता है, और क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर पवनें ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, जिस कारण वायुमंडल शांत रहता है। और प्राचीन काल में घोड़े से लदे जहाज इस पेटी से गुजरते थे। एक यहाँ पे जो है एक जहाज वाला जो है जा रहा था, यहाँ पे देखिए 40 डिग्री है, यहाँ 35 मान लीजिए। इस रेखा में बहुत ज़्यादा क्या होती है, इस रेखा में बहुत ज़्यादा क्या होती है, उच्च वायुदाब होती है। तो उच्च वायुदाब जब यहाँ पे जब जाओगे नाव लेकर, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ बड़े शांत से चले जाओगे। लेकिन जब यहाँ उच्च वायुदाब में पहुँचोगे ना, तो आपकी जहाज होगा कुछ भी होगा, बड़ा उथड़ खाबड़ होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राचीन काल में घोड़े से लदे जहाज पर पेटी से गुजरते इस वाले पेटी से यानी 35 डिग्री अक्षांश से होते हुए उच्च वायुदाब होता है ना वहाँ, तो शांत बोला जा रहा है उच्च वायुदाब के कारण जहाज़ों के लिए आगे बढ़ना कठिन हो गया था। तो यहाँ पे क्या है, इस वाली वायुदाब पे जहाज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा मुश्किल से जा पाती थी, क्योंकि वहाँ हवाएं ऊपर से नीचे की ओर गिरती थी, उच्च वायुदाब था ना। तो इस वजह से अब क्या हुआ, जो जहाज़ ले जाने वाला था उसने क्या करा कि अतः घोड़ों को समुद्र में फेंककर जहाज़ों का हल्का करना शुरू कर दिया। उसने क्या करा, देखो थोड़ा सा उस टाइम उसको पता नहीं था, अब बेचारा घोड़ा ओढ़ी को सब नीचे गिरा दिया उसने, जितने भी घोड़े थे एक एक करके सबको फेंकना शुरू किया। तो वो फिर भी नहीं मामला संभल रहा था, क्योंकि 35 डिग्री अक्षांश पर अभी भी था वो, है ना, इस वाले अक्षांश पर अभी भी था वहाँ पे। तो अब वो क्या है, अभी भी उसकी नाव हिल रही है, धपड़ 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 धपड़, बिल्कुल पगला गया था बेचारा आदमी। अब क्या हुआ, सारा घोड़ा वोड़ा सब फेंक दिया समुद्र में, सबको मार दिया। और फिर थोड़े टाइम बाद वो जब 35 डिग्री से नीचे की तरफ आया, तो उसमें जो है उसकी नाव शांत हो गई। फिर जब पहुंचा होगा तो उसने क्या किया होगा, पूछा होगा, तो भूगोलवेत्ताओं ने बताया होगा कि ऐसा होता है। तो अरे बाप रे, मैंने तो अपना सारा घोड़ा वोड़ा फेंक दिया, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। अतः घोड़ों को समुद्र में फेंककर जहाज़ों का हल्का कर लिया जाता था। इस तथ्य के कारण इस पेटी को घोड़े का अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए इस पेटी को, यानी यहाँ पे 35 डिग्री अक्षांश को जो है घोड़े का, यानी कि इसे बोला जाता है घोड़ों का अक्षांश भी कहा जाता है। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद है डोलड्रम। मैं बताता हूँ आप लोगों को डोलड्रम क्या होता है। देखिए विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर बिल्कुल सूर्य की किरणें क्या होती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है पृथ्वी के इसमें। अब उसके बाद क्या है, देखिए कि उत्तरी और उतरती हैं, इसमें क्या बोला है, जिससे वहाँ वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है। इनसे वायु गर्म की होकर ऊपर की तरफ उठेंगी, फिर क्या होगा, और निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, ये बिल्कुल बहुत गर्म हवाएं रहती हैं यहाँ पे। अधिक गर्मी के कारण यहाँ पर वायु की गति संवहन धाराओं के रूप में मुख्यतः ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी होती है, वर्टिकल उड़ने खड़ी हो जाएंगी बिल्कुल। क्षैतिज गति प्राय शून्य होती है। यहाँ 0 डिग्री होता है, आपको पता होगा, बिल्कुल 0 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, शून्य होती है। अतः इस पेटिका को शांत पेटी या डोलड्रम जो है पेटी कहा जाता है। इसी को डोलड्रम कहा जाता है, पेटी, शांत पेटी इसी को कहा जाता है। किसी को दिक्कत, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा अगर है इसमें तो मैं करवा देता हूँ आप लोग को। हाँ, लू किसे कहते हैं, लू। देखिए लू किसे कहते हैं, आप लोग को तो ये पता होगा। अगर लू की बात करें, देखिए क्या बोला जाएगा, देखिए लू किसे कहते हैं, गर्म पवनों को लू कहा जाता है। और मैं फोन बताऊंगा आपको, इसमें फोन तो बता दिया, चिनूक जान लेंगे, लू और चिनूक पता है। देखिए लू में क्या होता है, आपको क्या होता है, इसमें क्वेश्चन दिख रहा होगा कि गर्म तथा शुष्क पवनें जो मई तथा जून के महीनों में चलती हैं, बिल्कुल लू चलती नहीं, ओए लू चलेगी, आपको लू लग गई ना तो आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगा और बिल्कुल चमेली बन जाओगे सब, बिल्कुल तबीयत खराब, शरीर खराब, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, तो उसमें इंसानों को क्या लग जाती है, लू लग जाती है। उसके बाद है चिनूक। चिनूक किसे कहते हैं, ज़रा ये देखिएगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, चिनूक किसे कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, हम अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो यहाँ पे क्या फिर रॉकी पर्वत दिखेंगे आपको, ये अमेरिका है।
ठीक है। तो यहाँ आपको जो है कौन से पर्वत दिखेंगे, रॉकी पर्वत, यहाँ इस हिस्से में क्या बोलेंगे आप, रॉकी पर्वत, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। देखिए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, देखो ये वाले जो है पर्वत को ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत सारे पर्वत है, रॉकी पर्वत बोलते हैं इन्हें। ढालों पर नीचे उतरती गर्म पवनों को चिनूक कहते हैं। देखिए जब नीचे की ओर गर्म पवनें गिर रही हैं, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती गर्म पवन को चिनूक कहते हैं। जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना गर्म हवाएं, उसको क्या कहा जाता है, चिनूक कहा जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। स्थानीय भाषा में चिनूक शब्द का अर्थ होता है हिम भक्षक, यानी जब गर्म हवाएं नीचे की ओर गिरेंगी तो गर्म हवाएं क्या करेंगी, हिम मतलब बर्फ तो बर्फ पिघल जाएगी सारी, इसको हिम भक्षक भी कहा जाता है इन चिनूक को, हिम भक्षक, क्योंकि वे हिम को समय से पूर्व पिघलाने में समर्थ हैं। अतः ये घास स्थलों को हिमरहित करती है, यानी कि यही गर्म हवाएं जो रॉकी पर्वत से नीचे उतर रही है, जो चिनूक होती है, वही घास के मैदानों को बना देती है, यानी कि बर्फ रहेगी तो उसको पिघला देगी। अतः यह घास स्थलों को हिम रहित बना देती है और जिससे चारागाहों पर पर्याप्त मात्रा में घास जो है वो उपलब्ध हो जाती है। इससे घास वगैरह उपलब्ध हो जाएगी और बड़ा मज़ा आ जाएगा, फिर हीरोइन बन जाएंगे सब। आगे बात समझ, तो ये जो है बढ़िया तरीके से आप लोग को जो है याद रख लेना। आगे बात समझ में, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए इतना, देखिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को बढ़िया लगा होगा ये चैप्टर। सारी चीज़ें जितना अच्छा हो सकता है मैं आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करा करें कि अच्छे तरीके से और मैं मतलब पढ़ा सकूँ, ठीक है। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ा करें। आगे बात समझ में, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा एग्जाम में नंबर आएगा। आप लोग बस 35-33 लाने का वो मत रखो, मैं पहले कह रहा हूँ पढ़ा इस तरीके से रहा हूँ तो नंबर भी चाहिए 99-98 इस तरीके का नंबर आना चाहिए, 90+ क्रॉस करो, वरना है ना इसमें फिर आपको कोई याद भी नहीं रखेगा। याद रख लीजिए, इसमें क्या होता है कि भाई देखिए कम नंबर लाओगे तो फिर पढ़ने का आपका फायदा क्या होगा, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर से पास हो। पढ़ाई को सिर्फ टाइम पास मत समझो आप लोग, इसको क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे, सिर्फ जॉब भी करने लग जा रहे हैं। मान लिया जॉब बहुत जरूरी है, लेकिन आप पढ़ाई एडमिशन लियो तो उसको अच्छे से तो निभाने की कोशिश करो, पूरी मेहनत करो। बाद में ये कहने का मौका ना मिले कि आपने मेहनत नहीं करी थी, पूरी मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। आगे बात समझ में, चलिए तो मेरा तो प्यार आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें साइमन क्लास का। अभी बहुत आगे तक जाना है ताकि हर एक बच्चे को जो है घपलेबाजी ना मिले, पढ़ाई में लापरवाही ना हो, जितनी मेहनत करनी हो करेंगे, लेकिन हाँ पढ़ाएंगे जरूर, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे मिलेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर 12 चैप्टर कराऊंगा, ज़्यादा जल्दी कराने की कोशिश करूँगा, बस सपोर्ट बनाए रखें, प्यार ज़्यादा दें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।